मुझे नहीं मालूम। जी दिनेश भाई। जी, बल्कि हमारे तो एक दर्शक भी हैं, अरुणा जैन जी, वो लिख रही हैं कि दिनेश जी, दोपहर से जब से रेपो रेट के बारे में सुना है तब से बड़ी चिंता हो रही है और आगे बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। और बहुत सारे लोग इसी किस्म की बात कह रहे हैं। मोहित सूरी है, फरीद सत्तार है, अंकित जैन है, प्रताप है, बहुत सारे हमारे दर्शक है जो जुड़े हुए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं। जिगर दोषी साहब, आपके पास आता हूँ। आज कुछ लगता है सभी लोगों का नेट थोड़ा आ रहा है जा रहा है, थोड़ी तकलीफ है, लेकिन 5G के जमाने में 3G भी हमको मुहाल नहीं है सर, क्या कर सकते। मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किया जिसके ऊपर बहुत बधाई संदेश मिले और हमारे जो उसमें पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी बधाई संदेश दिए। वो अशोक वानखेड़े जी, आनंद वर्धन सिंह थे उसके अंदर, और आलोक भदौरिया साहब थे, कि भारत में दूध के ऊपर पहला वेल रिसर्च प्रोग्राम था 1 घंटा 10 मिनट की डिबेट का। और मैंने इतने डेटा दिए कि भारत की 100 करोड़ जनता नीचे की, वो दिन में आधा किलो दूध नहीं खरीद सकती है घर के लिए। 25 करोड़ फैमिली जो है आधा किलो दूध नहीं खरीद सकती। नीचे की 12.5 करोड़ फैमिली, 50 करोड़ लोग 1 पाव दूध खरीद सकते हैं, वो भी चाय के लिए। चाय का रेट भी 500 रुपए किलो है, चीनी 60 रुपए किलो है। और ऊपर जो मध्यम वर्ग है, जो टॉप का 40% है, उसमें भी जो 34 करोड़ का एक वर्ग है, 6 करोड़ का एक वर्ग है, वो जो 34 करोड़ का वर्ग है वो भी 1-1.25 किलो बड़ी मुश्किल से या लीटर खरीद पा रहा है, क्योंकि 1 लीटर दूध की कीमत 2,200 रुपए आज की डेट में। और गरीब जिसकी पारिवारिक इनकम 5-6 हजार रुपए महीने की है, वो मुश्किल से 1 पाव खरीदता है। ये प्रोग्राम को बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, कि जब आप 80 करोड़ भूखे लोगों की बात करते हो और उनके फ्री अनाज की बात करते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि 6 महीने से लेके 5 साल का बच्चा बाजरे की रोटी और गेहूं और चावल नहीं खाता है साहब, उसे दूध चाहिए होता है, क्योंकि वही उसका दिमाग का विकसित होता है। और वहां पर उन बच्चों को, भारत के बच्चों को, 100 करोड़ की फैमिली के बच्चों को सर 100 मिलीलीटर दूध मुहाल नहीं है 24 घंटे में, जबकि 24 घंटे में उन बच्चों को 0.25 लीटर से लेके 1.5 लीटर की डिमांड होती है पर डे की उन बच्चों की। आप सोचिए गरीबी गुर्बत किस लेवल पे है। और कल रात को एक नई रिपोर्ट आई, बड़ा सर्वे आया है दिल्ली से, और कई उसमें 303 शहरों का सर्वे किया गया, 10,000 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें यह बताया गया कि वो दूध खरीद ही नहीं पा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि दूध में कटौती की गई है। और हर 10 में से 4 व्यक्तियों ने, हर 10 में से 4 व्यक्तियों ने दूध में ऑलमोस्ट 33% लेके 50% की कटौती कर दी है। ये कंडीशन है, आप कभी नोट नहीं करोगे। ये पहला ऐसा वेल रिसर्च प्रोग्राम आया है जो भारत में गरीबी की स्थिति को बता रहा है, कि वो गरीब अपने बच्चों को अब दूध, चाय भी नहीं दे पा रहा है, दूध की तो बात छोड़िए। और आप कहते हो कि इनको बाजरा खिलाओ और इनको गेहूं और 5 किलो आटा देंगे। साहब, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा आटे पे जिंदा नहीं रहता है, उसे दूध चाहिए और दूध अवेलेबल नहीं है। तो अपनी पीठ तो कोई भी ठोक सकता है जिगर भाई, लेकिन प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते, और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसकी ओर आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि दूध तो अब 100 रुपए किलो की ओर धीरे धीरे खिसक रहा है। ऑलमोस्ट 70 रुपए के ऊपर आ चुका है इस टाइम दूध का रेट, जो है 60 से 70 रुपए किलो का इस टाइम लीटर का उसका रेट है। और अब लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। मिल्क, उसके ऊपर चर्चाएं आम हो रही हैं, लेकिन मोदी जी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं। जिगर भाई, आप जो भी ऐड करना चाहें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत ये मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन है जिसको हम बोलकर भी बयान नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। आज दोपहर में मैं पढ़ रहा था कहीं ट्विटर पे, और मेरे ख्याल से कोई आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही ऐसा मैसेज उसमें लिखा हुआ था कि दूध के उत्पादन में हिंदुस्तान अब नंबर 1 बन गया है। मेरे ख्याल से आज दोपहर शायद 12:30-1 बजे ही मैंने वो पढ़ा था कहीं। तो ये कितनी बड़ी विटंबना है। 24%, जी 24%। तो ये बहुत बड़ी मुझे विटंबना लग रही है कि जिस देश में सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का होता है, वहां के बच्चों को ही ये नहीं मिल पाता। मेरे ख्याल से ये पूरा बिजनेस के हिसाब से यूज होता है, चाहे एक्सपोर्ट होता है जिस तरीके से। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचने की सरकारों को जरूरत है, ये बिल्कुल लगता है। और अगर हम आज के मुद्दे पर मैं बात करूं तो मैं एक, जैसे आप जानते हैं, हमेशा मैं साइकोलॉजी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो हमेशा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ नेताओं की, और उसी बेस पे रणनीति वगैरह बनाता हूँ लोगों के लिए। एक सर 12:30 बजे 1 बजे आसपास आज मैंने एक ट्वीट किया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मोदी जी राहुल गांधी जी के एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, मजाक में बात उड़ा देंगे, और कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं होगा। तो 4 बजे तक वो बात बिल्कुल सच हो गई। और ऐसी कितनी सारी चीजें जो मैं कई बार एडवांस में लिख देता हूँ ताकि वो रिकॉर्ड पे रहे।
तो मेरे ख्याल से ये बात कैसा है कि वो सारी ऐसी हर एक जो घटनाएं होती है उसको हमेशा वो इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर इसके लिए करके उसके पीछे शायद मेरे ख्याल से मुझे दो कारण दिख रहे हैं। एक तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी पार्टी से और उनसे ज्यादा बड़ा नेता और शक्तिशाली लोग कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास पूरी सत्ता है। तो जिस वजह से सामने बोलने वाले कोई ज्यादा लोग है नहीं, तो ये एक उनको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से ये इस लेवल पर जाकर बोल पाते। दूसरी बात ये भी मुझे दिखती है कि जब भी जैसे अभी दोपहर में जो भाषण चल रहा था उसमें उसका भी कुछ हिस्सा मैंने आधे पौने घंटे तक सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो कटाक्ष कर रहे थे कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान पहले कमजोर था और अब मजबूत हुआ है या अभी कमजोर हुआ है। तो वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट करके कांग्रेस को थोड़ा टॉन्ट मार रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक सेम तरीके की बात यहाँ पर उनकी सरकार को भी ये लागू होती है कि अगर भारत आपके जो कहते हैं एक लीडरशिप में मजबूत हुआ है तो हम क्यों 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अगर सही में वाकई में भारत का विकास हुआ है, भारतवासियों का विकास हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुफ्त अनाज की कोई जरूरत है। लोग अपने पैसे खर्चा करके ही खरीद सकते। तो मुझे लग रहा है ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन उनकी सरकार के लिए भी है। पर एक बात से मैं शायद उसको मैं ऐसा भांप रहा हूँ या देख रहा हूँ आज की तारीख में उनके पूरे भाषण को देखकर कि अब मेरे ख्याल से नया नहीं है उनके पास कुछ कहने को। वही सेम जो 8-9 साल में जो उज्ज्वला योजना है या रसोई गैस की कोई योजना है या जो जो स्कीम्स उन्होंने लागू की है या 370 कलम का एक्ट का जो बात है या राम मंदिर की बात है, कोई नई बात नहीं है। और इससे मुझे एक बात साफ नजर आ रही है जिसको शायद मैं हिस्ट्री रिपीट होते हुए देख रहा हूँ कि एक समय था जब मोदी जी की कोई भी बात उनको कोई कुछ भी बोलता था या उनके बारे में कोई कुछ भी बोलता था तो उसके ऊपर लोग प्रतिक्रिया देते नहीं थे और उस चीज को बहुत ही निग्लेक्ट कर देते कि नहीं मोदी जी ने किया है या उन्होंने बोला तो सही होगा। अब आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ सर वो ये बिल्कुल उलट देख रहा हूँ कि आज की तारीख में लोग राहुल जी के लिए ऐसा सोच रहे हैं। जो मैं साफ साफ सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि राहुल जी कुछ भी बोलते हैं तो उस बात को लोग सीरियसली लेते हैं और राहुल जी के ऊपर कोई टॉन्ट या कुछ कसता है, कोई मजाक उड़ाता है तो उसको सीरियसली नहीं लेते, उल्टा उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनके अंदर उसके सामने अपने डेटा के साथ वो कमेंट करते हैं कि नहीं रियलिटी ये है। तो मेरे ख्याल से एक नई चीज बिल्कुल साफ साफ मुझे देखने को थोड़े समय से 3-4 महीनों से जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई तब से ये देखने को मिल रही है कि लोग उनको सीरियसली ले रहे हैं और उनका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे, उनकी बातों को तथ्यों को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिस बेस पे ये पूरा मुद्दा जो कल उछला और जिस तरीके से आज पीएम को जवाब देना था वो मुद्दा तो जस का तस है, वहां कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। शेयर के प्राइस गिरे, वापस शेयर के प्राइस थोड़े ऊपर आ गए। वो जो भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की जो बातचीत होती है जिस वजह से कहते हैं जो आंकड़ों की हेरफेर होती है वो हो चुका। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमेशा मैं बोलता हूँ, आपने भी कई डिबेट्स में मुद्दा उठाया है, मोनोपोली बिजनेस। एक एक उद्योगपति के पास सारे बिजनेस है, जिस तरीके से मोनोपोली है विदाउट हैविंग वो उस फील्ड का एक्सपीरियंस या ऐसे लोग उनके पास है या नहीं है, पर जो मोनोपोली बन गई वो मोनोपोली बहुत ही जबरदस्त खतरनाक है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से कांग्रेस को आज ये स्टेज आ गया कि इस बात पे चर्चा करे और सवाल उठाए। अब देखना मेरे ख्याल से आगे ये रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है या लग रहा है कि अगर कांग्रेस ये सारे मुद्दों को, मोनोपोली वाले बिजनेस को आगे जो मोदी जी के या सरकार के जो भी 8-9 काम है उससे ज्यादा वो कभी गिना नहीं पाते। अगर आपने नोटिस किया हो तो उससे ज्यादा कोई स्कीम्स भी नहीं है। तो ये सारी बात और साथ में अगर डेवलपमेंट हुआ है तो सामने 80 करोड़ लोगों को राशन अनाज क्यों जा रहा है, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर मेरे ख्याल से सारी राजनीति आज की तारीख में टिकी हुई है, जिसमें धार्मिक जो भी मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं और ये जो मुफ्त राशन की बात होती है, ये 3-4 चीजों के अलावा कुछ नहीं। अगर आज की तारीख में विपक्ष उस पर हमला बोलता है और मुद्दों पर बात करता है और बिल्कुल रोड पर आकर बात करता है लोगों के साथ, लोगों के बीच रहकर, तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा आने वाले चुनाव के समय में। और जरूर बीजेपी को भी ये ध्यान में आएगा कि नहीं, ये हमने बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती कर दी है, हर चीज को बहुत लाइटली ले लिया। और एक और बात जो धनंजय सर ने उठाई वो बिल्कुल सही है कि आज संसद में देखे हमने नारे लग रहे थे मोदी जी के नाम के। तो मेरे ख्याल से अब ऐसी ये बात मुझे इसलिए ज्यादा वो नई नहीं लगती क्योंकि ये चीज मैं हमेशा मेंशन करता हूँ बहुत सारी सोशल मीडिया कोट्स में या ट्वीट में कि वो जितने लोग हैं वो सिर्फ एक चेहरे पर चुनकर आए हैं। उनका खुद का इतना बड़ा वजूद नहीं है, ना ही लोकप्रियता है। तो उन्हें पता है कि जिस चेहरे पर हम लोग चुनकर आए हैं उसी चेहरे की हमें वाहवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद अकेले लड़ने जाएंगे तो हमको 10,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। इतना उनका लोकप्रियता अपने क्षेत्रों में भी नहीं है। वो एक उन्होंने नाम हर पर, एक सिंबल पर व्यक्ति खत्म कर दिया है, उन्होंने हर व्यक्ति की बिल्कुल आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म कर दी है कि तुम मेरा चेहरा लगा बिल्कुल के सर। जाओ और जीत जाओगे, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। इससे बड़ा विनाशकारी कदम क्या हो सकता है इस दुनिया में कि आप भारत के संसद सदस्यों का व्यक्तित्व, आइडेंटिटी ही समाप्त कर दो, उनका कुछ अपना है ही नहीं है। इससे बड़ी बिल्कुल सर। ट्रेजेडी क्या हो सकती है भारत में सर?
तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो व्यक्तित्व समाप्त किया उससे ज्यादा भी अगर एक अलग तरीके से मैं जिस बात को समझता हूं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे लोग ही पसंद किए हैं जो अपना व्यक्तित्व डेवलप ही ना कर सके, मतलब जो सिर्फ यस सर बोलने वाले लोग हैं, उन्हीं को सिंबल के ऊपर वो चुनकर लाए हैं संसद में या अपने जो भी विधानसभा जहां राज्यों में वो चुनते हैं या जीत कर आते हैं। अब आप कोई भी जगह ले लीजिए, कोई भी शहर या कोई भी राज्य ले लीजिए, हर जगह इसी तरीके का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी के पास टोटल गिन के 1 से 10 नंबर में 10 अच्छे ऐसे नेता नहीं है जो पब्लिक की नर्व्स पकड़ सके या इस तरीके से लोकप्रियता अपने बेस पर हासिल करके लोगों के वोट खींच सके। अब ये एक बहुत गडकरी बड़ा को छोड़ पॉइंट के है। कोई नहीं है, एक गडकरी को छोड़ बिल्कुल के किसी बिल्कुल के पास अपना माइंड ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। माइंड भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एवरीवन इज इन्वॉल्व इन सम बेनिफिट। अब जब जो लाभार्थी एक शब्द हम बोलते हैं कि राशन जिसको मुफ्त मिलता है उसे ये लोग लाभार्थी बोलते हैं, सरकार बोलती है कि ये हमारे लाभार्थी है। तो अब जो लोग इसमें लाभार्थी है तो लाभार्थी बिल्कुल बोलेंगे नहीं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो 4-5 चीजें उसको लेकर अगर विपक्ष सही में हल्ला बोल चालू रखता है तो आने वाले समय में ये बात बहुत बड़े लेवल पे उछल सकती है और बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी को इसका जवाब देने के लिए आंखों में पानी आ सकता है, ये स्टेज आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ।